मृदा विज्ञान को अध्ययन को क्या कहते हैं? मृदा विज्ञान के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया था? 2015 को। सबसे बारीक मृदा को क्या कहा जाता है जिसके कणों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता? कोलाइडल मृदा। मृदा कणों के कौन से प्रकार होते हैं जो भाबर क्षेत्रों में पाए जाते हैं? पंख, चीका, रेत, बजरी, गोलाश्म। जब मृदा कणों की 3-4 किस्में एक साथ मिल जाती हैं तो किस प्रकार की मृदा का निर्माण होता है? दोमट मृदा का। भारत की अधिकांश मृदा दोमट प्रकार की है जिसे जलोढ़ मृदा भी कहते हैं या कछारी मृदा भी कहते हैं। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना प्रधानमंत्री द्वारा कब और कहाँ लॉन्च की गई? इसका शीर्षक वाक्य क्या था या ध्येय वाक्य क्या था? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई। इसका ध्येय वाक्य था स्वस्थ धरा खेत हरा। ICAR ने भारतीय मृदा को कितने भागों में या वर्गों में विभाजित किया है? 8। काली मृदा का निर्माण कैसे हुआ? तो ज्वालामुखी उद्गार से निकले बेसाल्ट लावा से। काली मृदा मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये दक्कन ट्रैप और मालवा के पठार वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। काली मृदा में किन पोषक तत्वों की कमी होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस। काली मृदा में कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? लोहा, चूना, पोटाश, एल्यूमिनियम। काली मृदा की बनावट गीली और सूखी होने पर कैसी होती है? गीली होने पर चिपचिपी हो जाती है और सूखी होने पर इसमें दरार पड़ जाती है। काली मृदा को किन नामों से जाना जाता है? काली मृदा को स्वाभाविक रूप से एक कृषि मृदा है, मतलब खेती के लिए बहुत अच्छी होती है, और इसका अन्य नाम इसे कपास भी कहते हैं, रेगुर भी कहते हैं, करेल भी कहते हैं। काली मृदा का काला रंग किसके कारण होता है? तो फेरस मैग्नेटाइट तथा जीवांश की उपस्थिति के कारण। लाल या पीली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो मुख्यतः इसे लाल मिट्टी बोलते हैं, इसका अन्य नाम पीली मिट्टी भी है। तो लाल मिट्टी का निर्माण रवेदार कायांतरिक चट्टानों के विघटन से होता है। लाल मिट्टी में कौन से तत्व मुख्य रूप से पाए जाते हैं? लोहा तथा सिलिका। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लाल मिट्टी जब जल योजित हो जाती है, मतलब ये जब इसमें जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये पीली दिखाई देने लगती है। लाल मिट्टी का निर्माण किन क्षेत्रों में और किन परिस्थितियों में होता है? तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में और दक्कन के पठार के पूर्वी तथा दक्षिणी भागों में लाल मिट्टी का विस्तार है। लाल मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। लाल मिट्टी किस प्रकार की होती है? किस फसल के लिए उपयोगी होती है? तो यह उच्च भूमियों में ये बजरी युक्त तथा बलुई होती है और बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त होती है, और राजस्थान, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में बाजरे की खेती की जाती है क्योंकि यहाँ लाल मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। लेटेराइट मृदा का प्रयोग किसके निर्माण में होता है? इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो इसका प्रयोग होता है ईंट बनाने में। इसमें आयरन तथा सिलिका की बहुलता होती है। लेटेराइट मिट्टी में वर्षा के प्रभाव से क्या परिवर्तन होता है? तो जब बारिश होती है तो इस मृदा में उपस्थित चूना तथा सिलिका निचले स्तर पर चली जाती है और जम जाती है, नीचे जम जाती है, जबकि लौह ऑक्साइड और एल्यूमिनियम यौगिक ऊपर रह जाते हैं। लेटेराइट मृदा मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो जहाँ उच्च तापमान और अधिक वर्षा होती है उन क्षेत्रों में। लेटेराइट मृदा में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? तो इसमें चाय, इलायची, काजू आदि। भारत में लेटेराइट मृदा लाल लिखा हुआ है, लाल मिट्टी अलग है। लेटेराइट मृदा किन राज्यों में पाई जाती है या किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो ये मुख्यतः पाई जाती है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल में। यहाँ काजू की फसल होती है इस मृदा में। और लेटेराइट मृदा नॉर्थ ईस्ट में, मेघालय में भी पाई जाती है। वन मृदा मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो ये 3000 मीटर से 3100 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं हिमालय के शंकुधारी वन क्षेत्रों में। वन मृदा में कौन तत्व अधिक होते हैं और कौन से कम पाए जाते हैं? तो इनमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, परंतु पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी पाई जाती है। लवणीय मृदा में कौन कौन से तत्व अधिक पाए जाते हैं? तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। भारत में लवणीय मृदा किन राज्यों में पाई जाती है? तो ये गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। लवणीय मृदा में लवणता की मात्रा ज्ञात करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चालकता मापी का प्रयोग किया जाता है। लवणीय तथा क्षारीय मृदा के स्थानीय नाम क्या हैं? तो इसका नाम है रेह, कल्लर, राकर, ऊसर आदि। और लवणीय मृदा का ज़्यादातर विस्तार गुजरात में है, उसके बाद राजस्थान, फिर पश्चिमी यूपी में, वेस्ट यूपी में ज़्यादा है। पीट मृदा, पीट लिखा हुआ है लेकिन पीट मृदा किस प्रकार की मृदा कहते हैं, कहाँ पाई जाती है? तो पीट मृदा जो नदी, डेल्टा तथा जलभराव क्षेत्रों में पाई जाती है। पीट मृदा मुख्यतः किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो ये जहाँ भी पाई जाती है वहाँ भारी वर्षा तथा उच्च आर्द्रता वाला क्षेत्र होता है वो। पीट मृदा की बनावट क्या होती है? तो ये काली, भारी तथा अम्लीय होती है।
पीट मृदा में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, कौन से कम पाए जाते हैं? तो इस पीट मृदा में जैविक पदार्थ अर्थात ह्यूमस की अधिकता होती है, परंतु फास्फेट पोटास की कमी होती है। पीट मृदा किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? धान की खेती के लिए। मृदा अपर्दन के कौन कौन से कारक हैं? तो मृदा अपर्दन का पवन द्वारा भी होता है, जल द्वारा भी होता है, समुद्री लहरों द्वारा भी होता है। पवन द्वारा मृदा अपर्दन कहाँ होता है और किन राज्यों में यह समस्या अधिक है? पवन द्वारा मृदा अपर्दन शुष्क क्षेत्र, शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी मध्य प्रदेश में इस पवन द्वारा मृदा अपर्दन की समस्या अधिक है। जल द्वारा मृदा अपर्दन किस प्रकार से होता है? जल द्वारा मृदा अपर्दन चरणबद्ध 4 तरीके से होता है। पहले होता है बूंद अपर्दन, उसके बाद होता है परत अपर्दन, फिर होता है रेल अपर्दन, उसके बाद अंत में अवनालिका अपर्दन। नालिका लिखा है, अवनालिका अपर्दन। बूंद अपर्दन में मतलब बारिश आती है तो जो ऊपर की परत होती है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगती है। उसके बाद जब मूसलाधार वर्षा लगातार होती रहती है तो ऊपर की परत पूर्णतया अपर्दित हो जाती है और नीचे की कठोर परत अब ऊपर आ जाती है, ऊपर की परत बह जाती है। उसके बाद जब नीचे की कठोर परत सामने आ गई बारिश के, तो बारिश जब होती रहती है तो धीरे धीरे उसमें नालियाँ बन जाती हैं और मतलब कि एक प्रकार से कह सकते हैं वाहिकाएँ। और फिर उनसे भी लगातार जब बारिश होता रहता है वो वाहिकाओं में जल भरता रहता है, उनसे बहता रहता है और वो और बड़ी और गहरी होती जाती हैं, तो अंततः फिर वो खड्ड बनने लगता है और उसे कहते हैं अवनालिका अपर्दन। और अवनालिका अपर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र चंबल। जब असंगठित मृदा के कणों पर वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो उससे होने वाला अपर्दन का उस अपर्दन को क्या कहते हैं? तो जब असंगठित मृदा के कणों पर वर्षा की बूंदें पड़ती हैं तो उससे होने वाले अपर्दन को बूंद अपर्दन बोलते हैं। मूसलाधार वर्षा के बाद मिट्टी की सूक्ष्म तथा अधिक उर्वर ऊपरी परत हट जाने को क्या कहते हैं? तो जब मूसलाधार वर्षा होती है तो मिट्टी की जो सूक्ष्म और अधिक उर्वर ऊपरी परत है वो हट जाती है और ये जो परत हटती है तो इसी को कहते हैं परत अपर्दन। जब मूसलाधार वर्षा के कारण मृदा की ऊपरी परत का अपर्दन हो जाता है तो उसके बाद वर्षा की बूंदें मृदा की कठोर परत में पतली पतली नालियां बनाने लगती हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रिल अपर्दन। बहता हुआ जल जब मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है तो इसे क्या कहते हैं? बहता हुआ जल जब मृतिका युक्त मृदाओं को काटते हुए गहरी वाहिकाएं बनाता है तो उसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं। चंबल बेसिन में ऐसी भूमि को क्या कहते हैं? मतलब अवनालिका अपर्दन के पश्चात जो भूमि की जो संरचना बन जाती है उसे कहते हैं खड्ड भूमि या उत्खात भूमि। खड्ड भूमि की विशेषता क्या है? यह मृदा की सबसे तीव्र तथा क्षति पहुंचाने वाली स्थिति है। खड्ड भूमि का समाधान कैसे किया जा सकता है? तो इसका समाधान सीढ़ीदार खेत बनाकर किया जा सकता है। प्रति वर्ष भारत में कितनी हेक्टेयर भूमि बीहड़ में परिवर्तित हो जाती है? तो लगभग 8,000 हेक्टेयर। बंजर नहीं, बीहड़। बंजर भूमि सुधार से संबंधित संस्थान हैं कुछ, इनमें है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद, सेंटर फॉर स्टडीज इन रिसोर्स इंजीनियरिंग मुंबई, स्टैंड्स काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च दिल्ली। भारत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है? कितने प्रतिशत भूभाग पर पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा मृदा भारत में पाई जाती है जलोढ़ मृदा, जिसे कहते हैं दोमट या कछारी मृदा। ये लगभग 43% भूभाग पर पाई जाती है। और नई जलोढ़ को कहते हैं खादर, पुरानी जलोढ़ को बांगर। जलोढ़ मृदा में कौन कौन से तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? तो पोटाश, चूना और ह्यूमस। किसकी कमी होती है? तो नाइट्रोजन, फास्फोरस। नदी घाटियों और पर्वतीय क्षेत्रों में ढलानों पर सीढ़ीदार खेत बनाने को क्या कहते हैं? तो सीढ़ीदार जो खेत बनाते हैं पहाड़ों में, इस तरह की खेती होती है, उसे कहते हैं वेदिका फार्मिंग। मृदा में जैविक खाद का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा में जैविक खाद का प्रयोग करने से ह्यूमस की मात्रा मृदा में बढ़ जाती है। फसल काटने के बाद खाली खेत को खरपतवार और घास से ढकने की क्रिया को क्या कहते हैं? मल्चिंग। कितनी प्रतिशत ढलान वाली भूमि का उपयोग कृषि कार्यों के लिए नहीं करना चाहिए? 15 से 20% ढलान वाली भूमि का। शुष्क एवं अर्धशुष्क क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के लिए क्या उपाय किया जाता है? तो वृक्षों की एक रक्षक मेखला बनाकर मृदा का संरक्षण किया जाता है। और जैसे कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा या ये शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्र यहाँ पे पाए जाते हैं, इसलिए ये वृक्षों की मेखला यहाँ पे सहायक होती है मृदा संरक्षण के लिए। भारत ने भूमि क्षरण समाप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? लक्ष्य किस वर्ष तक का है इसका? तो 2030 तक का। मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से 1977 में। खेतों की अत्यधिक सिंचाई करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा जो होती है वो लवड़ी हो जाती है और खेतों में लवणता की वृद्धि हो जाती है। और लवणता कैसे कम कर सकते हैं? जिप्सम का प्रयोग करके। मृदा की ऊपरी परत का समान रूप से अपर्दन को क्या कहते हैं? परत अपर्दन। परत अपर्दन को किस अन्य नाम से या नाम से जाना जाता है? इसे कहते हैं किसानों की मौत। वर्षा के जल द्वारा निर्मित छोटी छोटी और कम गहरी नालियों द्वारा मृदा का अपर्दन क्या कहलाता है? रिल अपर्दन। चंबल नदी द्वारा कौन सा अपर्दन होता है? तो ये होता है अवनालिका अपर्दन। बेसाल्ट लावा के अपक्षय से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? तो दोमट या काली मिट्टी।
बेसाल्ट लावा के अपक्षय से किस मिट्टी का निर्माण होता है? दोमट नहीं होगा, दोमट गलत था। दोमट की जगह होगा बेसाल्ट मिट्टी। बेसाल्ट लावा के अपक्षय से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का, सिर्फ काली मिट्टी का निर्माण होता है। काली मिट्टी जिसे कि कपास मिट्टी कहते हैं, करेल भी कहते हैं, रेगुर भी कहते हैं। काली मिट्टी भारत में मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो मालवा के पठारी क्षेत्र में और दक्कन पठारी क्षेत्र में। काली मिट्टी को हमने किस नाम से जाना? तो इसे कृष्य मिट्टी कहते हैं, मतलब कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त मिट्टी होती है। कौन सी मृदा लोहे की अधिकता होने के कारण, क्योंकि इसमें लौह ऑक्साइड होता है, यह अम्लीय होती जा रही है? लेटेराइट। अम्लीयता को कैसे दूर करते हैं? चूने का प्रयोग करके। लेटेराइट मृदा कहाँ पाई जाती है? मालाबार, तमिलनाडु तथा मेघालय क्षेत्रों में, क्योंकि ये वहाँ पाई जाती है जहाँ ज़्यादा वर्षा और मतलब उच्च तापमान, उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में। लेटेराइट मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है? चाय, कहवा, काजू। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? इसे किन नामों से जानते हैं? दोमट मृदा है भारत में जो सबसे अधिक उपजाऊ है। यही भारत के सबसे सर्वाधिक भूभाग पर पाई जाती है, लगभग 43% भूभाग पर पाई जाती है। और इसका अन्य नाम है जलोढ़, दोमट, कछारी। कचराई लिखा हुआ है लेकिन कछारी मृदा। और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ को बांगर। भूमि उर्वरता बढ़ाने के लिए कौन सी फसल उगाई जाती है? तो उड़द की। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो ये है मटर की। जिस कण का व्यास 0.02 mm से कम होता है उसे कहते हैं मृत्तिका। मृत्तिका आधा त रहेगा। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मृदा से मिलता है? चिकनी मिट्टी से। भारतीय मृदा में किस तत्व की सबसे अधिक कमी पाई जाती है? जस्ता, जिप्सम नहीं, जिप्सम नहीं। भारतीय मृदा में किस तत्व की सबसे अधिक कमी पाई जाती है? तो जस्ता की। जिप्सम अलग चीज़ है। अम्लीय मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त होती है? ये उपयुक्त होती है चाय के बागानों के लिए। भारत में लवणीय मृदा का विस्तार किस राज्य में सर्वाधिक है? गुजरात में, उसके बाद राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्षारीय मृदा का सबसे अधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। सामान्य फसल उगाने के लिए मृदा का पीएच या उस खेत का, भूमि का पीएच कितना होना चाहिए? 6 से 7। मृदा की लवणता या क्षारीयता की समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है? जिप्सम का प्रयोग करके। शारीरिकता नहीं है, क्षारीयता। अम्लीय भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए क्या किया जा सकता है? चूना या लाइम का प्रयोग करके उसे कृषि योग्य बनाया जा सकता है। भारत का कौन सा क्षेत्र अवनालिका अपरदन से अत्यधिक प्रभावित है? चंबल घाटी क्षेत्र। मृदा की लवणता कैसे मापी जाती है? चालकता मापी से। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः कैसे बनी है? तलोच्चन से, मतलब तल के ऊंचा उठ जाने से। ऊपर पहाड़ों से, नदियों से गाद आता रहा और यहाँ जमा होता रहा, जिससे कि तल ऊंचा हो गया। चंबल नदी घाटी किस चीज़ का उदाहरण है? खड्ड भूमि का। मृदा अपर्दन प्रक्रियाओं का क्या क्रम है? जैसे बूंद अपर्दन, उसके बाद फिर परत अपर्दन होता है, फिर रेल अपर्दन, उसके बाद अवनालिका अपर्दन। उत्तर प्रदेश में वायु अपर्दन से सबसे अधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? तो यूपी में सबसे अधिक वायु अपर्दन से सबसे ज़्यादा प्रभावित तो है पश्चिमी यूपी, और पश्चिमी यूपी में भी जो जिले हैं मुख्यतः वह हैं आगरा, मथुरा और अलीगढ़। उत्तर प्रदेश में जल अपर्दन द्वारा सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र तराई और भाबर क्षेत्र। अवनालिका अपर्दन से जो चंबल नदी घाटी का क्षेत्र है, तो उनमें कौन कौन से जिले सर्वाधिक प्रभावित हैं यूपी के? तो आगरा और इटावा। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मृदा अपर्दन किसके द्वारा होता है? तो जल द्वारा। जल अपर्दन यहाँ जाता है। विश्व मृदा दिवस कब से मनाया जा रहा है? 5 दिसंबर 2014। विश्व मृदा दिवस 2025 की थीम क्या है? केयरिंग फॉर सॉइल, मेजर, मॉनिटर, मैनेज। मृदा की देखभाल, मापें, निगरानी करें और प्रबंधन करें। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस कब मनाया जाता है? 19 फरवरी को। मृदा दिवस 5 दिसंबर। अध्ययन के लिए उत्तर प्रदेश में मृदा को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। ICAR ने मृदा को 8 भागों में बांटा है, 8 वर्गों में। लाल मिट्टी यूपी में कहाँ पाई जाती है मुख्यतः? तो मिर्जापुर, झांसी, सोनभद्र आदि जिलों में। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शुष्क खेती वाला क्षेत्र कौन सा है? बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो 8। अध्ययन के लिए मृदा का यहाँ प्रकार 3 है, लेकिन जो अलग अलग मृदा 75 या 78 जो भी जिले उनमें पाई जाती हैं, तो 8 प्रकार की अलग अलग जिनकी संरचना होती है, 8 प्रकार की मृदाएँ पाई जाती हैं। अपर्दनशील मृदा में दलहनी फसलों की खेती लाभदायक होती है। यूरिया के लगातार प्रयोग से मृदा के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? मृदा हो जाती है अनुर्वर। यूरिया डालने का कोई प्रभाव नहीं होता।